नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की हेडलाइंस। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में ठोकेंगे ताल। वहीं बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। इस चरण में 11 राज्यों के 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगे पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया जाएगा पद्म विभूषण। लू की आशंका के बीच हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने की संभावना। मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 66 सीटें जीत बहुमत किया हासिल। और खेल की खबरों में भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को देंगे चुनौती। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता आज भी चुनाव प्रचार में अब दम लगाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। आज कांकेर में अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह रविवार रात छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह का स्वागत किया। और बीजेपी के अलावा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तो चरम पर है ही, तो वहीं सभी पार्टियों ने भी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा रखी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करती हुई आज नजर आएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की सभी 2 सीट, गोवा की सभी 2 सीट, गुजरात की सभी 26 सीटें, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होना है।
और वहीं भाजपा सहित एनडीए के सभी प्रमुख नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते कल महाराष्ट्र और कर्नाटक, साथ ही वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार और वहीं राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को संबोधित किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब देश में चल रहे आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, उसी की गोद में लालू प्रसाद और उनके बेटे बैठे हैं। अमित शाह ने असम के सिलचर में रोड शो भी किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव बताया। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बताया। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए। इसी बात की आपको चिंता रहती है। ये गुंडा का पार्टी है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। गुंडा का काम गुंडा कर रहा है। इसका साथ गुंडा है, पुलिस है, जनता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहा कि इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से उत्साहित के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री और नॉर्थ मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी रैली की और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र मोदी की गारंटी का मलयालम और तेलुगु संस्करण को भाजपा राज्य इकाई द्वारा जारी किया गया। डीडी न्यूज। और वहीं विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इंडी गठबंधन की पार्टियां अलग अलग जनसभाएं करके जन समर्थन मांग रही हैं, तो वहीं गैर इंडी विपक्षी दलों की रैलियां भी लगातार जारी हैं। सभी दल लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ये देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन और अन्य दलों के नेता जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यूपीए काल में उठाए गए मनरेगा जैसे कदम याद दिलाते हुए खड़गे ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की।
खड़गे ने पहले चरण के मतदान में इंडी गठबंधन की बढ़त का विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। बालोद और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब जन कल्याण के बहुत काम हुए। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। रैलियों के बीच कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआई-एम ने साझा प्रेस वार्ता की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआई-एम नेता विमान बोस की इस प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ साथ टीएमसी भी निशाने पर रही। दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में इंडी गठबंधन की बैठकों में टीएमसी इन दोनों दलों के साथ मंच पर दिखाई देती है। इंडी गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी हैं। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मायावती ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। और वहीं चुनाव के समय इंडी गठबंधन लगातार बिखराव की ओर भी दिखाई पड़ रहा है। दरअसल रांची में रविवार को इंडी गठबंधन की एक रैली की गई, लेकिन गठबंधन के कुछ चेहरे इस दौरान वहां पर मंच से नदारद रहे। इतना ही नहीं, जनसभा के दौरान ही राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही लाठी डंडे भी चलने लगे। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। एक तरफ चुनावी रण अपने शबाब पर है, वहीं विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार दरक रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दिलों की दूरी छुपाए नहीं छुप रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उलगुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया। विभिन्न दलों के कई नेता अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर इस रैली से किनारा कर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने को वजह बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर रैली में शरीक नहीं हुए। उधर सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। मुझे उम्मीद है और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार ने काम करनी थी। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं।
जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। अब मजबूत उल गुलाम की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। विपक्ष में ये बिखराव कितना भीषण है, इसका नजारा रांची की रैली में ही हो गया। जिस समय मंच पर इंडी गठबंधन के नेता साथ चलने का दम भर रहे थे, उसी जनसभा में कुछ ऐसी सिरफटव्वल मची हुई थी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लठबाजी में एक कार्यकर्ता का सिर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सिरफटव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग की लहर चल रही है, उसके कारण हताश, निराश और बदहवास कांग्रेस और इंडी अलायंस के कार्यकर्ता अब एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा हैं। पराजय सुनिश्चित होने के कारण उपजी कुंठा का यह परिणाम है कि वे एक दूसरे का अब सिर फोड़ दे रहे हैं। रांची की रैली के मंच पर कुछ दल पास पास जरूर बैठे, लेकिन जमीन पर वो एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे हैं। इसके बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेता आशाओं से भरे बयान दे रहे हैं। वी आर टुगेदर इन वेस्ट बंगाल, वी आर टुगेदर इन त्रिपुरा, वी आर नॉट टुगेदर इन केरला बिकॉज सपोज द कांग्रेस और द सीपीएम they join together, what happens? BJP will come up. To prevent that, we have to fight against each other so that there is no space whatsoever available for the BJP. इंडी के बिखराव की सबसे उल्लेखनीय मिसाल तो केरल की वायनाड संसदीय सीट ही बनी हुई है, जहां वाम दल राहुल गांधी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। वायनाड में राहुल की मुश्किल वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। रविवार को कांग्रेस जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन भाजपा में शामिल हो गए। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पीएम सुधाकरन ने कहा कि राहुल गांधी उन जैसे नेताओं की ही पहुंच से बाहर थे, तो आम आदमी का तो क्या ही सवाल। पीएम सुधाकरन ने राहुल को एक और कार्यकाल के लिए सांसद चुनने को वायनाड की विकास की संभावनाएं नष्ट करने वाला बताया। वायनाड में राहुल की मुश्किल डगर को लेकर भाजपा भी कटाक्ष कर रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वायनाड में कांग्रेस शहजादा मुश्किल में है और जिस तरह अमेठी छोड़ गए, वैसे ही जल्दी ही वायनाड भी छोड़ देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की है। पीएम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके निस्वार्थ सेवा भाव की भी तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें साजेब, खुरई, थोंगम, लेडकाई, वामनकंपू नॉर्थ ए, वामनकंपू नॉर्थ बी, वामनकंपू साउथ वेस्ट, वामनकंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन वी और इरोडशिम्बा ममांग लेडकाई, इरोडशिम्बा मयार्ड लेडकाई और खिदेम माखा के बूथ इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ चलिए 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और 24 की चुनौती के बाद अब अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक, अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित आज किया जाएगा। साथ ही जस्टिस एम फातिमा बीबी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी पद्म भूषण से आज सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक कार्य के लिए पार्वती बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।
ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। वहीं कला के क्षेत्र में खलील अहमद को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान का फ्रांस के वरिष्ठ नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वो फ्रांस के रक्षा प्रमुख जनरल थियरी वर्कहार्ड से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जनरल अनिल चौहान फ्रांस स्पेस कमांड और लैंड फोर्सेस का दौरा करेंगे और सैन्य स्कूल में थल सेना तथा संयुक्त सेना पाठ्यक्रम के छात्र अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। वो फ्रांस में कुछ प्रतिष्ठित रक्षा उद्योगों का भी दौरा करेंगे। जनरल चौहान नोवे चैपेल मेमोरियल और विलेर्स गुइसलेन में इंडियन मेमोरियल भी जाएंगे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की, जहां देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज साथ ही ओडिशा में कल भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन का दौरा करेंगे। वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। और बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।